चलिए, हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग कैसे? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपको पता है कि आपके लिए मैं जीकेजीएस का एनालिसिस और मैथमेटिक्स का कवर करा रहा हूँ। याद रखें, जीकेजीएस का अलग अलग कवर हो रहा है, मैथ्स का अलग कवर हो रहा है। आप हमारे साथ जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और कोई तकलीफ दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और 100% ऑथेंटिक जीकेजीएस का 99% हम कह सकते हैं ऐसे ही प्रश्न आए थे, याद रखिएगा। तो अगर आप एग्जाम था 8 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट, तो जरूर देखें कि आपने इसी प्रकार उत्तर दिया है या आपका आगामी दिन में है, तो जरूर देखिएगा। आपको 100% गारंटी के साथ कहते हैं आपको आगामी शिफ्टों में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलिए, तो प्रश्नों को आपको व्याख्या से समझाएंगे, तो आप लोग ध्यान से एक मिनट सुनिएगा। थोड़ा सा आवाज़ में दिक्कत हो तो माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा स्वास्थ्य खराब याद रखिएगा। चलिए, अनुच्छेद 43A किससे संबंधित है? ठीक है, अनुच्छेद 43A किससे संबंधित है कह रहा है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 43A को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य यह है कि राज्य उपयुक्त कानून बनाकर, मतलब राज्य सरकार का जिम्मा है कि राज्य सरकार कानून बनाकर अन्य माध्यमों से सुनिश्चित करे कि श्रमिकों को उद्योगों में प्रबंधन भाग लेने का अधिकार मिले। मतलब सरकार का दायित्व है कि वह राज्य के समस्त श्रमिकों के लिए उद्योग स्थापित करे और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराए। इस आर्टिकल में लिखा है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना उसका काम है। डीपीएसपी के प्रमुख अनुच्छेद जहां से एग्जाम प्रश्न पूछते हैं वो भी आपको दिखा देगा। बात करें, अनुच्छेद 38 भी पूछता है। इस अनुच्छेद में आपको राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। राज्य सरकार का कर्तव्य है कि लोगों के कल्याण हेतु राज्य को काम करना चाहिए, ये कहा गया इसमें। नेक्स्ट है 39। यह अनुच्छेद पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन और बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर जैसे प्रावधानों को शामिल करना है। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, पुरुष हो चाहे महिला हो, ये आर्टिकल नंबर 39 कहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, यह अनुच्छेद 40 मतलब कहता है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, जो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने में भूमिका निभाएगा। तो याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 40 पूछ लेता है किससे संबंधित है या ग्राम पंचायत गठन किस अनुच्छेद में, याद रखिएगा। तो याद रखें 40 में, और 39 में है पुरुष हो चाहे महिला समान काम का समान वेतन मिलेगा, ये कहा गया, याद रखना पड़ेगा। और प्रश्न पूछेगा, व्याख्या सहित हम आपको 100% ऑथेंटिक बता रहे हैं। एग्जाम था आपको तो आप हमें जरूर बताना कि इसी प्रकार का प्रश्न आया था करके। आप देख पाएंगे अनुच्छेद 41 इसके बारे में पूछता है। यह अनुच्छेद काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार प्रदान करता है। प्रश्न पूछा था, देखिएगा, जैन धर्म का पहला संकलन कहाँ हुआ था? तो जैन धर्म का पहला महासभा का आयोजन 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में हुआ। चलिए, इस प्रकार इसी का डाटा बता रहे हैं। इस सभा का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था। प्रश्न पूछ लेता है कि जैन महासभा का प्रथम आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो आप बता देंगे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था और 300 ईसा पूर्व हुआ था, रखें। नेक्स्ट, इसकी जो बैठक हुआ था इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? वो याद रख, स्थूलभद्र। ये भी पूछता है, जैन धर्म समिति के इस हिस्से में 12 उपांगों का संपादन किया गया था। पहली जैन सभा में जैन धर्म 2 भागों में बटा, दिगंबर और श्वेतांबर। आप जानते होंगे श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और जो धारण नहीं करते वस्त्र उन्हें दिगंबर कहते हैं। नेक्स्ट, जैन धर्म के आगम ग्रंथों का दूसरा संकलन 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुजरात के वल्लभी में हुआ था। इस संकलन का आयोजन देवर्धिगढ़ी क्षमा की अध्यक्षता में हुआ था, याद रखिएगा। ऋषभनाथ प्रथम जैन तीर्थकर माने जाते हैं जैन धर्म के, और अगले माने जाते अजीतनाथ। प्रश्न पूछता, याद रखिए, प्रथम पूछेगा तो याद रखें ऋषभनाथ, दूसरा पूछेगा तो अजीतनाथ, और 23वें नंबर का कौन रहेगा आपका? पार्श्वनाथ। और भगवान महावीर जो 24 नंबर के थे और जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं, ये भी प्रश्न पूछता है। प्रारंभिक मौखिक संकलन और ग्रंथों का विभाजन पाटलिपुत्र में हुआ था, याद रखें। यहाँ पर बोला है मौखिक और यहाँ वो लिखित बोल रहा है, तो मौखिक रूप से संकलन
पाटलिपुत्र हुआ था और लिखित रूप से वल्लभ भी गुजरात में हुआ था संकलन। अगला आप देख पा रहे होंगे श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी जल संधि है जो दोनों को अलग करती है? याद रखें तो उसका नाम पाक जल संधि है। भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच में स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से अलग करता है। तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को अलग करने वाले जल संधि को पाक जल संधि कहा जाता है। तो पाक जल संधि मतलब मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में है, जो भारत और श्रीलंका को भी जोड़ता है। अगला प्रश्न करंट अफेयर का पूछा है। याद रखें करंट अफेयर की बात करें तो 8 से 10 प्रश्न पूछ रहा है भाई, और 4 से 5 कंप्यूटर का, बाकी आप समझ पा रहे हैं बाकी चीज़ों का। हाल ही में मेघालय का कौन सा जिला या शहर सबसे प्रदूषित रहा? देखिएगा, विश्व में याद रखें, पूरे विश्व में सबसे अधिक गंदा मतलब बेकार कह सकते हो, वो शहर का नाम क्या है? बर्नीहाट, जो भारत के असम राज्य में स्थित है, सॉरी मेघालय में, और राजधानी शिलोंग है, आपको पता होनी चाहिए। और हमने इस प्रश्न को करंट अफेयर में पढ़ाया था, याद रखना। अगर आप मेरे से करंट अफेयर देख रहे हो तो आप बताओ, मैं डेली टॉप 10 प्रश्नों का करंट अफेयर लाता हूं, जो आपको एसएससी, बैंक, रेलवे सभी एग्जाम में आपको फायदा होने वाला है। आप देखना चाहते हो करंट अफेयर तो आप हमारे साथ देख सकते हो। तो बर्नीहाट को भी मैंने पढ़ाया था, जो दुनिया का सबसे, समझे, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। तो भाई प्रश्न तो पूछेगा ना, आप देख पा रहे होंगे। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का केंद्रीकृत नियंत्रण किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था? मतलब जो ईस्ट इंडिया है, जो कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का केंद्र नियंत्रण, पहले देखो 1773 में एक एक्ट आया जिसे हम क्या बोलते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट। इस पर नियंत्रण थोड़ा कम था। फिर 1784 में एक्ट आया जिसे हम बोलते हैं ईस्ट इंडिया एक्ट। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार ने पूर्ण नियंत्रण कर लिया। ये आपको पता होनी चाहिए। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, SRAM का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा था। तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखना SRAM। अगर आपने रैम सुना होगा तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, लेकिन यहाँ एस लग गया तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका राइट आंसर होगा। SRAM का एक प्रकार की सेमीकंडक्टर मेमोरी है, जो डेटा को स्थिर रूप से तब तक रखती है जब तक बिजली सप्लाई चालू रहती है, उसके बाद उसे अलग कर देती है। इस प्रकार अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, लास्ट तक बने रहेगा, आपको 100% बता दूं ऑथेंटिक, और 99% आपको सही प्रश्न दिखा रहा हूं। अगर आपका इस शिफ्ट में एग्जाम था तो आप जरूर बताना, यहाँ सर इसी प्रकार के प्रश्न आए, थोड़ा यहाँ वहाँ हो रहा है, लेकिन ऐसे ही आए थे, इसलिए हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आगामी बच्चों के लिए मेहनत करते रहेंगे और करेंगे भाई। तो भारत के किस राज्य में सबसे पहले लोकपाल लागू हुआ था? तो याद रखें, भारत में सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य ने 1971 में लोकायुक्त की स्थापना की। राज्य स्तर पर इसे लोकायुक्त या और केंद्र स्तर पर इसे लोकपाल कहते हैं। इसी की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने पहली बार इसे लागू किया, तो राज्य स्तर में लोकायुक्त कहते हैं, और केंद्र स्तर में से लोकपाल के नाम से जानते हैं उस पद को। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य सरकारी भ्रष्टाचार की जांच करना और प्रशासन में पारदर्शिता लाना इसका उद्देश्य है, लोकपाल और लोकायुक्त की। आपने जरूर सुना होगा, अगर कोई घूसखोरी लेते पकड़ाता है तो उसको पकड़ने का काम कौन करता है? लोकायुक्त अधिकारी कर्मचारी करते हैं। वो भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं, प्रशासन में पारदर्शिता लाना चाहते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, नगर निगमों में वर्गों का समूह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो नगर निगमों में वर्गों का समूह, याद रखें आर्टिकल अनुच्छेद 243 से 243 ZG, विशेष रूप से अनुच्छेद 343 S नगर निगम की संरचना से संबंधित है। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा, रुद्धोष्म साइंस का प्रश्न पूछा है, रुद्धोष्म प्रभाव किससे संबंधित, या किसने दिया था? तो रुद्धोष्म जो प्रभाव है इसको किसने प्रतिपादित किया, जी आपको प्रश्न पूछ रहा, तो आप उत्तर देंगे। याद रखें, हिंदी में इसका मतलब होता है बच्चा, यानी ऐसा ऊष्मागतिक प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। जब ऐसा गतिक प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा ना तो जा सकती ना आ सकती, मतलब आदान प्रदान नहीं होता, इस पोजीशन को हम रुद्धोष्म कहते हैं। यहाँ पूछ रहा था किसने दिया, तो याद रखें इसे जेम्स प्रेस्कॉट जूल और विलियम्स थॉमसन, जिसे लॉर्ड केल्विन भी कहते हैं, 19वीं शताब्दी में प्रतिपादित किया था। तो रुद्धोष्म एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मागतिक नियम में
ऊष्मा ना तो आ सकती है ना जा सकती है, मतलब ना तो आप उसे ले सकते हो ना उसे प्रदान कर सकते हो, ठीक है। और जेम्स प्रेस्कॉट जूल और विलियम्स थॉमसन द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया था 19वीं सदी में। थोड़ा सा आवाज़ में दिक्कत होगा विद्यार्थी, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, तो इस चक्कर से थोड़ा सा आवाज़ क्लियर ना आता हो, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। भाई आपकी भलाई की बात है तो थोड़ा काम तो करना पड़ेगा ना, चाहे स्वास्थ्य खराब हो चाहे कुछ भी काम, हम आपके साथ हैं, बस आपको हमारे साथ साथ चलना है और हमारा सहयोग करते रहिएगा, हम आपका सहयोग करते रहेंगे, हौसला बढ़ेगा कि बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, हम भी मेहनत करेंगे ना भाई। चलिए, भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण में कौन सा जल निकाय स्थित है? देखिएगा, हमें बोल रहा है, आपको पता है ये भारत है, दक्षिण एरिया है, इस एरिया को हम बोलते हैं प्रायद्वीप। ऐसा भूमि जो तीन ओर से पूर्व पश्चिम दक्षिण जल से घिरा है, इस कारण से इसे हम प्रायद्वीप एरिया कहते हैं। तो याद रखें, इस एरिया में हिंद महासागर है, यही आपका राइट आंसर आएगा। इंडियन ओकेशन आप देख पा रहे होंगे। चलिए, देश भारत और किर्गिस्तान, देखो यहाँ पर हम पूछ रहे हैं एक्सरसाइज खंजर। देखो, युद्ध अभ्यास हम एनटीपीसी स्नातक लेवल का जीकेजीएस का एनालिसिस भी कवर कराया था और आपने शायद देखा होगा, और मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ। याद रखें, अगर आप मैथ्स देखना चाहते हो, हाँ मैथ्स की चाहे रीजनिंग हो चाहे जीकेजीएस हो, देखो जीकेजीएस का एनालिसिस चल रहा है पर डे, चैप्टर बाय डे बाई, और रीजनिंग हमने पढ़ा चुका है पूरा, जो रीजनिंग अभी आ रहा है उसको हमने पढ़ा चुके हैं, जाकर देख लीजिएगा। मैथ्स भी हमने पढ़ाया है, लेकिन फिलहाल अभी हम एनालिसिस कवर करा रहे हैं, बच्चों को पूछकर कि किस अध्याय के प्रश्न आ रहे हैं, किस लेवल के आ रहे हैं, उन प्रश्नों को हम उठा के आपको कवर करा रहे हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट आरआरबी एनटीपीसी एमसीक्यू के प्रश्नों 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडारा के प्लेलिस्ट में आप मैथ रीजनिंग देख पाओगे, और जीकेजीएस का प्लेलिस्ट अलग बनाया हमने। तो एक्सरसाइज खंजर के बारे में कौन सा कथन सही? याद रखें, स्टेटमेंट का प्रश्न भी देता है, 2 या 1 देगा बस। तो एक्सरसाइज खंजर है, इसके बारे में आपको बता दें, देश भारत और किर्गिस्तान एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने को उद्देश्य से किया जा रहा है। एक युद्ध अभ्यास, याद रखें, स्थान कहाँ पर हुआ था? टोकमोक किर्गिस्तान। अवधि 10 से 23 मार्च 2025 को हुआ था, और ये 12वां संस्करण याद रखिएगा। प्रश्न पूछ लेगा कि एक्सरसाइज खंजर किन किन देशों के बीच होता है, तो भारत और किर्गिस्तान संस्करण 2025 का 12वां था। अगला होगा 13वां, ये भी आपको पता होनी चाहिए। यहीं पर फैक्ट जोड़ते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है काउंटर टेररिज्म और विशेष बलों के संचालन में आपसी तालमेल को मजबूत करना तथा विशेष पहाड़ी और शहरी युद्ध कौशल जैसे में प्रशिक्षण के माध्यम से भाग लेने वाले यूनिट्स भारतीय और किर्गिज लोगों को सैनिकों को दक्ष बनाना। प्रश्न देख पा रहे होंगे, लास्ट तक बने रहें, विश्वास के साथ देखना। नेक्स्ट, सारनाथ स्तूप को किस शासक ने उखाड़ा था? देखिएगा, हमें पूछ रहा है कि सारनाथ स्तूप को किसने तोड़ा था या नष्ट किया था, तो याद रखिएगा। चलो बताते हैं। पहली बात, सारनाथ स्तूप मूल रूप से मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु बनवाया गया था। यह सारनाथ जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसका निर्माण सम्राट मौर्य वंश के शासक ने करवाया था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक ने बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णु नीति अपनाई और कई बौद्ध स्तूपों व मठों को नष्ट किया। इसमें सारनाथ स्तूप को भी तोड़ना शामिल था, याद रखिएगा। तो सारनाथ स्तूप किससे संबंधित है? बौद्ध से। किसने बनवाया? सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक थे। और तोड़ा किसने? मौर्य वंश के जस्ट बाद शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने, क्योंकि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त, आपने सुना होगा कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त थे, जिनकी हत्या उनकी सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था और अपने साम्राज्य स्थापना किया था। और बौद्ध धर्म के प्रति उनकी जो विचारधारा अलग थे, इस कारण से उन्होंने सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध मठ और बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों को तोड़ फोड़ मचाया था। आप देख पा रहे होंगे, मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। देखो भाई, पूरे विश्व की बात हो रही है, तो भारत में हुआ था तो प्रश्न बनेगा ना। तो मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन हमारे भारत देश के तेलंगाना राज्य के राजधानी हैदराबाद में हुआ था। इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, ये प्रश्न पूछा है। भाई अगले शिफ्ट में कुछ और पूछ लेगा, तो व्याख्या हम बता रहे हैं ना, तो पढ़ लो भाई, पढ़ लो,
बाद में पछताना हो जाएगा कि हाँ गुरुजी हम पढ़ा रहे थे, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी हमने क्यों नहीं पढ़ा। चलिए, नंदिनी गुप्ता, देखो भाई हम ऑफलाइन क्लास भी लगाते हैं, उसके बाद हम आप जैसे बच्चों के लिए सहयोग के रूप में एक रिकॉर्ड क्लास बनाते हैं। बड़ा वक्त लगता है, समय लगता है, डाटा निकालना पड़ता है, समय देना पड़ता, तब वीडियो बन पाती है, तब आपको देते हैं। तो उसमें आप हमारा सहयोग नहीं करोगे तो कैसे काम बनेगा भाई। हम आपके साथ हैं, आप हमारा सहयोग करें, हौसला बढ़ेगा, बच्चे जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, हमारा मन बढ़ेगा और मेहनत करेंगे, हम आपके लिए कर रहे हैं भाई। तो नंदिनी गुप्ता ने प्रतियोगिता में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। जो राजस्थान के कोटा शहर की रहने वाली है। थाईलैंड की ओपल सुजाता चुआगस्त्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता। अगर आप पूछ लेगा कि 2025 में किसने खिताब जीता, तो थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआगस्त्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता। और ओपल को मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना पिजकोवा ने ताज पहनाया। याद रखें, जो पिछले बार जीत चुका होता है ताज या इस मिस वर्ल्ड को, वही पहनाता है तत्कालीन जो वर्तमान में जो भी बनेगा उसको। तो 2024 में क्रिस्टीना पिचकोवा ने इस मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था 24 में, और 25 में कौन जीता, थाईलैंड की ओपल सुचावा ने, और इन्हीं को जो ताज पहनाया था। और नंदिनी गुप्ता ने भाग लिया था भारत की तरफ से। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, सबसे सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है भाई। विटामिन भी पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा भी, प्रोटीन भी है। तो सबसे याद रखें, तो विटामिन को माइक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है, क्योंकि इसकी आवश्यकता शरीर को बहुत कम मात्रा में होती है, मिलीग्राम या माइक्रोग्राम। इस कारण से इसे सबसे सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, चागोस द्वीप विवाद किन दो देशों के बीच में है। तो जो आप चागोस द्वीप सुने होंगे, अगर आपने करंट पर पढ़ा होगा तो आप जरूर सुने होंगे, मॉरिशस और ब्रिटेन। तो मॉरिशस एक देश है, ब्रिटेन एक देश है, दोनों देशों के बीच में चागोस द्वीप के लिए लड़ाई चल रही है या वाद विवाद हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे। चलिए, मार्च 2025 तक भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा था। देखिएगा, आपको पता होनी चाहिए, वर्तमान में भारत में हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया गया। आप सुना होगा, देखिए, लेकिन आप ये सुने नहीं होंगे, चलिए बता देते हैं। तो मार्च 2024 तक भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन था, तो याद रखें, चिनाब रेलवे ब्रिज। यह पुल कश्मीर घाटी में चिनाब नदी पर बना है। तो देखिएगा, इस प्रश्न में क्या है, आप लोग तर्क लगा के बताना, क्या उत्तर हमने सही बताया है। मार्च 2024 तक या प्रश्न गलत है। आप लोग खुद पढ़े बच्चे होंगे तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, सर आपने गलत बताया, हम तब मान पाए। देखो, अगर हम गलती भी करते हैं तो गलती आप हमें बताइए ना, हम उसमें सुधार करेंगे। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो जरूर गलती बताओगे, अगर कहीं हो जाती तो। अगर आप नहीं पढ़ते हो तो हम जैसे पढ़ाएंगे वैसे ही पढ़ोगे भाई, उसमें क्या। लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे आपका बुरा भाई, तो हमेशा सही देने का प्रयास करेंगे। तो चिनाब नदी पर बना ब्रिज यह कश्मीर घाटी में स्थित है, जो 2024 तक भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल था। तो ये बताओ, वर्तमान में कौन फिर है कि नहीं, वर्तमान में कौन है बताइएगा। उम्मीद करते हैं आप बता पाओगे। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह, जिसकी वजह से आगे चलकर पूरे भारत में उसका प्रभाव दिखाई दिया। तो ऐसा सत्याग्रह का नाम बताओ जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था और पहला सत्याग्रह था। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह जो चंपारण सत्याग्रह था और जो बिहार में चलाया गया था, वर्ष 1917 में चलाया गया था। और यह वहाँ के नील की खेती करने वाले किसानों के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ था। तो बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह चलाया था, जिसका नाम था चंपारण, जो 1917 में चला था। देख पा रहे होंगे, भारत का वह कौन सा राज्य जहां मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार तीनों भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती। याद रखें, यह आपका एमपी मध्य प्रदेश आएगा। मतलब हमारे मध्य प्रदेश में मैदान क्षेत्र भी है, पठारी भी है और प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी है।
तो हम भी एमपी से आते हैं और हम एमपी के शिक्षक हैं। बड़ी प्रयास कर रहे हैं कि आप जैसे बच्चों का हम सहयोग कर सकें। और आप हमें कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जितने बच्चे हमें देखते हैं ज़रूर करना भाई, वीडियो हम बड़ी मेहनत से बनाते हैं हमारे बच्चों को। आप देख पा रहे होंगे स्वर्ण मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है। जैसे हर किसी व्यक्ति का उपनाम होता है या दो नाम होते हैं, उसी प्रकार से स्वर्ण मंदिर है, इसको किस और नाम जाना जाता है याद रखें तो हरमिंदर साहिब। ठीक है, हर मंदिर साहिब के नाम से भी स्वर्ण मंदिर को जाना जाता है, जो पंजाब के अमृतसर में स्थित है और आपने सुना होगा इसके बारे में। और यह सिख धर्म से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने किस संस्था को सुल्तानपुर में 125 एकड़ भूमि की आवंटन को रद्द करने के फैसले को सही ठहराया। याद रखें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुल्तानपुर में जो 125 एकड़ की भूमि आवंटन की गई थी उसको रद्द करने के फैसले को सही ठहराया है। तो याद रखें कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट। तो कमला नेहरू मेमोरियल जो ट्रस्ट है, ये इस संस्था को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको सही ठहराया गया कि इसे रद्द कर दिया जाए। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, आपको बता दूं एनटीपीसी स्नातक लेवल के एग्जाम में भी हमें इस प्रकार की युद्ध अभ्यास का प्रश्न पूछ रहा था और यहाँ पर पूछ रहा है और स्टेटमेंट देता है, कथन देता है, समझे। और एक्सरसाइज इंदिरा, इसके पहले क्या आया था एक्सरसाइज क्या आया था, अभी हमने बताया था ना, किर्गिस्तान और भारत के बीच में खंजर, है कि नहीं। उसी प्रकार एक्सरसाइज इंदिरा 2025 भारत और रूस का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था, जो मार्च 28 से अप्रैल 2025 तक चला। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजन हुआ, याद रखिएगा। और यहाँ हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, आप लोग देख लीजिएगा और अभ्यास के प्रश्न पूछिएगा, याद रखिएगा। आप देख पा रहे होंगे अनुच्छेद 19 के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो देखिएगा ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो हम जो सत्य कथन है वो आपको बता देते हैं, या इसमें जो लिखा है या जो बातें हैं उसको बता देंगे, तो आप खुद समझ जाना कि हाँ। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को निम्नलिखित 6 स्वतंत्रताएं मौलिक अधिकार प्रदान करता है। वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, बिना किसी प्रतिबंध के अपनी बात खुलकर कहने की और व्यक्त करने का अधिकार है। ठीक है, फिर शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता, मतलब आप शांतिपूर्वक बिना हथियार एक साथ खड़े हो सकते हैं। लोग शांति के साथ बिना हथियार का इकट्ठे होकर बातें रख सकते हैं। संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, कि आप संगठन बना सकते हो, संघ बना सकते हो। नागरिक अपनी मर्जी से कोई संघ, संगठन या यूनियन बना सकता है। और आगे बात बताते हैं, और इनमें से जो भी ऑप्शन आपको दिया होगा वो सही होंगे और जो अलग है वो आपका आंसर होगा, क्योंकि हमें बोल रहा कौन सा कथन गलत है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट देखें, भारत के किसी भी भाग में आबद्ध अबाध आवागमन की स्वतंत्रता, मतलब आप भारत के किसी भी भाग में आ जा सकते हैं, देश के अंदर आपको स्वतंत्रता है। नेक्स्ट, किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं और जिंदगी जी सकते हैं, आपको कोई बाधा नहीं होगी। कोई भी व्यवसाय, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, अपने पसंद से आप कोई भी पेशा या व्यवसाय आप चुन सकते हैं और उसे पूरे भारत में कर सकते हैं। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, वर्तमान में दीपक कुमार डहरिया किस पद पर कार्यरत हैं। याद रखें हमने 7 अगस्त का पहला शिफ्ट कराया, सेकंड नहीं करा पाए समय ना रहने के कारण, थर्ड हमने कराया है। आप देख लीजिएगा भाई, एनालिसिस एनटीपीसी 12th लेवल एग्जाम जीके जेस करके हम डाला है, देख लीजिएगा। और पहला कराया, थर्ड कराया, उसमें भी हमने फर्स्ट में भी हमें एक नियुक्ति का प्रश्न आया था, थर्ड में भी आया है, और अभी हम 8 अगस्त का पहला शिफ्ट करा रहे हैं। हो सके सेकंड भी कराएं और थर्ड भी करा पाएँ, क्योंकि अभी भाई आपको बता दें 7 को पेपर है, 8 को पेपर है, 9, 10 पेपर नहीं रहेगा, तो हमारे पास समय बचा है। और फिलहाल हमने ऑफलाइन कोचिंग का अवकाश दे के रखा रक्षाबंधन कारण, तो 11 तारीख से पेपर फिर चालू होगा, 11, 12, 13, 14 फिर गोल मरेगा, फिर पेपर होगा, फिर अवकाश होगा, इसी प्रकार से। तो 7, 8 तारीख के प्रश्नों को आप बेहतरीन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप 9, 10 को पेपर है नहीं है, तो आप 11 तारीख के दिन बेहतर अच्छा बना पाओगे। मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं, जाके देख लेना भाई, चलिएगा। तो वहाँ पर भी आए थे प्रश्न। तो वर्तमान में दीपक कुमार डहरिया, सॉरी कैडी, क्षमा चाहते हैं, कैडिया, वे इंस्पेक्टर जनरल है
मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो NSG पर IG के पद पर तैनात है कौन? दीपक कुमार केडिया। से मैंने आपको आज 8 अगस्त का पहला शिफ्ट कराया, सेकेंड भी कराने का प्रयास करूंगा, थर्ड भी कराऊंगा भाई। अगर आप पढ़ना चाहते देखना चाहते हो 8 अगस्त का जिसका भी बच्चे का फर्स्ट शिफ्ट था, तो ध्यान से अनुरोध करता हूं, अगर आप देख रहे हैं जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि सर ऐसे आए थे या नहीं आए थे। आए होंगे तो आप जरूर कमेंट करना। हम नहीं कह रहे कि जोर जबरदस्ती आप कीजिएगा, जो भी आपको लगता है कि सर आए थे नहीं आए थे तो बता दीजिएगा। इससे क्या होगा, हमारा हौसला बढ़ेगा कि हम जो आपको प्रश्न दिखा रहे हैं वो आप ऑथेंटिक हैं या नहीं, जिससे आगामी शिफ्टों में जिनके एग्जाम है वो बच्चा भी तो पढ़ सके कम से कम आपके सहयोग से। थोड़ा सहयोग कीजिएगा और हम इसी प्रकार से आपका सहयोग करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो भाई मेरे सहयोग करना, मैं आपके लिए मेहनत करूंगा और तब तक मेहनत करूंगा जब तक आप करवाना चाहते हो। मैं ऑफलाइन भी क्लास पढ़ाता हूँ, याद रखें। ऑफलाइन क्लास के साथ साथ आपको रिकॉर्ड क्लास दे रहा हूँ, मेहनत लगती है भाई। तो हमारी मेहनत आपके लिए है और आप हमारा सहयोग करें, हौसला बढ़ेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन लिखना ना भूलें। अगर आप मैथ देखना चाहते हो जाकर देख लो, रीजनिंग पढ़ लो, जीके पढ़ लो, मैं आपके साथ हूँ। और करंट अफेयर क्लास भी लग रही, याद रखें करंट अफेयर क्लास भी हम डेली लगाते हैं और पढ़ाते रहेंगे जब तक पढ़ाएंगे जब तक हम आपको सफलता न दिला दें। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट नया तरीके से नया